The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेस पे। आप द मैक क्लासेस पे ऑनलाइन क्लासों पे आप लोग देख रहे हो हिंदी संस्कृत की क्लासें, अन्य विषयों की भी आप लगातार क्लासों को देख रहे हो और हिंदी की क्लासों पे आप उपसर्ग का अध्ययन कर रहे हो। कुछ अंतराल पे आपको उपसर्गों की क्लासें नहीं मिल पाई, उसके पीछे एक छोटा सा कारण रहा कि हमने सेंट्रल टेट की जो परीक्षा आने वाली है, आगामी परीक्षा आने वाली है, उसके प्रश्न पत्रों की हमने आपको संस्कृत के प्रश्न पत्रों का हल कराना शुरू किया है। जो हम आपको पेन टैब वाली क्लासें दे रहे हैं उस पे संस्कृत की हिंदी किस तरीके से रूपांतरण होगा और उस पर आधारित प्रश्नों को आप किस प्रकार से तय करोगे, इस कारण से आपको पेन टैब की क्लासों की वजह से थोड़ा सा इस क्लासों के बीच में थोड़ा सा अंतराल हो गया। आज हम आपसे पुनः उसी व्यवस्था पे जहाँ से हमने आपको विराम दिया था उसी व्यवस्था को पुनः आगे बढ़ाते हुए हम उपसर्ग की क्लास को फिर विधिवत कंटिन्यू करते हैं। आपको इसी चैनल पे एक आपको संस्कृत सेंट्रल टेट की, एक हिंदी का सेंट्रल टेट का पेपर हल कराया जाएगा और साथ में जो आपकी व्याकरणिक कक्षाएं चल रही हैं, वीडियो क्लासें चल रही हैं, उस पे भी आपको निरंतर क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। आज से हम अपनी पुरानी व्यवस्था के साथ एक वीडियो के साथ में भी आपके साथ में जोड़ रहे हैं। हमने उपसर्गों को आपको पढ़ा भी दिया, 5-6 उपसर्ग हम पढ़ा दिए। संस्कृत के उपसर्गों की बात कर रहे थे। पहले तो हम उपसर्ग तय करें। उपसर्ग हमने कहा किसको था? उपसर्ग हम वे शब्दांशों को मानते थे जो किसी शब्द या धातु के पूर्व में जुड़ करके किसी नए अर्थ को जन्म देते, उन्हीं को तो हम उपसर्ग बोलते थे। और उपसर्गों पे आपने अच्छे से पढ़ा था। उपसर्गों को हमने अपनी पुरानी व्यवस्था के साथ जोड़ा भी था। हमने उसको संधि के साथ जोड़ा था, हमने उसको शब्दों के प्रकार के साथ जोड़ा था, हमने उसको समास के साथ जोड़ा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नए उपसर्गों की भी बात करेंगे। आपको याद होगा संस्कृत के उपसर्गों की संख्या हमने 22 तय कराई थी। उसी 22 के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक उपसर्ग, अगला उपसर्ग पढ़ेंगे जिसको हम उप उपसर्ग मानते हैं। देखो उप का अर्थ क्या होता? उप माने होता सामने, उप माने होता सहायक, उप माने होता समीप। ये तो हमारे उप के अर्थ तय हो गए। उप में अब आप चूंकि समास और संधियों से इसको जोड़ते हो तो इसमें कौन सा समास होगा, कौन सी संधि होगी, इस पे हमारा जब समास तय होगा, इस पे हमारा अव्ययी भाव समास तय होगा। इस पे हमारी दीर्घ संधि भी तय होगी। इस पे हमारा शब्द का प्रकार संयोग होगा। देखो संयोग आप कहते किसको हो? संयोग हम उस शब्द को कहते हैं जिसमें उपसर्ग और दूसरे शब्द को जोड़ा जाए और उनके बीच में कोई भी परिवर्तन ना हो, वहाँ हमारा शब्द संयोग होता है। एक संधि हमारी गुण भी होगी। ये इसकी विशेषताएं हैं। इससे बनने वाला शब्द कैसा होगा? इससे बनने वाला शब्द तत्सम शब्द होगा। देखो एक अकेला उपसर्ग उप कितनी व्यवस्थाओं के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करता है। उप का अर्थ क्या है? सामने, सहायक, समीप, ये सारे इसके अर्थ हो गए। उप का एक अव्ययी भाव समास बनेगा। उप से कौन कौन सी संधि बनेगी? एक तो दीर्घ संधि बनेगी, एक गुण संधि बनेगी। इससे बनने वाला शब्द कैसा होगा? संयोग होगा। और इससे बनने वाले शब्द, जितने भी शब्द बनेंगे, सारे के सारे हमारे तत्सम शब्द बनेंगे। अब आप उदाहरण देखो। हमने लिखा संयोग, हमने लिखा उपयोग, हमने लिखा उपमान, हमने लिखा उपमेय, हमने लिखा उपकार। आप देखो हम शब्द को अगर तोड़ दें, उपयोग, योग शब्द भी सार्थक है, उप भी एक उपसर्ग है, उप शब्द भी सार्थक है, शब्दांश है, उपसर्ग है, मान शब्द भी एक अपने आप में पूरा शब्द है, उपमेय, उपकार, इन शब्दों पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये शब्द किस कोटि के हो गए? ये शब्द सारे के सारे शब्द हमारे संयोग शब्द हो गए, अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा उनको हम संयोग शब्द बोलेंगे। अब ये देखो इन सब पे अगर आपसे समास पूछा जाएगा तो आप कौन सा समास बताओगे? इन सब पे हम समास बताएंगे अव्ययी भाव समास होता है। अब थोड़े से हम दीर्घ संधि की बात करें। दीर्घ संधि पे कौन कौन सा उदाहरण हो सकता? हमने कहा उपाय। आप सब उपाय, दीर्घ संधि हम कैसे पहचानते थे? हमने आपको सूत्र बताया था, अकः सवर्णे दीर्घा, अर्थात जहाँ कहीं आ, ई, उ, री का योग सवर्ण से हो जाए, अपने सजातीय से हो जाए, उसका परिवर्तन जब दीर्घ स्वर में हो जाए, बड़ा आ में हो जाए, बड़ी ई में हो जाए, बड़ा उ में हो जाए, उसी को तो आप दीर्घ संधि बोलते थे। यहाँ भी आप देखो हम मध्य पे हमको बड़े आ की मात्रा दिखती, ये हमसे कहती कि दीर्घ संधि है। अगर हम इसका विच्छेद कर दें
तो उपधन आय बनता है। आय किसे कहते हो? आय, एक तो आय आप इनकम के रूप में पहचानते हो, ये आय यहाँ पर भाषा में इनकम के रूप में नहीं है। ये आय माने होता है चलना, चलना, और उप माने आपने अर्थ तय किए सामने, सहायक, समीप, अर्थात ऐसी कोई व्यवस्था जो हमारे समीप आए। उपाय आप युक्ति को कहते हो, और युक्ति मेरे समीप ही तो आती है, युक्ति मेरे दिमाग में ही तो उपजती है। तो आय माने चलना होता है। यही आय शब्द हमारा रामायण पे भी तो लगता, राम धन आयन होता है। आय माने मार्ग होता है, ऐसा कोई मार्ग जो हमारी सहायता करने में सक्षम होता है, उसी को तो आप उपाय बोलते हो। इसी तरीके से एक और हम दीर्घ संधि का उदाहरण देख लें। हम कहें उपार्जन, देखो मध्य पे आ की मात्रा है, ये तय है कि ये दीर्घ संधि है। अगर हम इसका विच्छेद कर दें तो शब्द क्या बनेगा? उपधन अर्जन। आप देखो इससे छोटा आ निकला और इससे छोटा आ निकला, दोनों ने मिलाकर के बड़े आ के शब्द को ध्यान दिया, बड़े आ की मात्रा बनाई, तो ये सारे शब्द हमारे किस शब्द के कोटि के हो गए? ये हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण हो गए। अगर हमसे उपसर्ग पूछ रहा है तो हम उपसर्ग बताएंगे, समास पूछेगा तो अव्यय भाव बताएंगे, संधि पूछेगा तो कौन सी बताएंगे? दीर्घ संधि बताएंगे। आप देखो तीनों के उदाहरण तय हो गए। हम गुण संधि की भी बात कर दें। हमने शब्द बोला उपेंद्र, आप देखो एक ही मात्रा है। गुण संधि के लिए हमने आपको बताया था ए और ओ, ए ओ और अर, तीन मात्राएं हमारी गुण संधि तय करती थी। इसमें देखो एक ही मात्रा से शब्द का विच्छेद हो रहा। इस शब्द को हम तोड़ दें। हमने कहा उपधन इंद्र, इंद्र के पहले उपसर्ग मिल गया, आ और ई मिलाकर के एक ही मात्रा का निर्माण किया, शब्द क्या बना? उपेंद्र। हमने कहा उपेक्षा, एक ही मात्रा मिल गई, हमने इसको एक ही मात्रा से इसका विच्छेद कर दिया, हमने कहा उपधन इच्छा, दोनों पद सार्थक हो गए। एक और हमने कहा उपोष्ण शब्द, ओ की मात्रा मिल गई, ओ की मात्रा हमें किस संधि के लिए कहती? गुण संधि के लिए कहती, हमने इसका विच्छेद कर दिया, हमने कहा उपधन उष्ण। ए और ओ की मात्राएं हमको गुण संधि के लिए तय कराती। ये हमारे उदाहरण किस संधि के हो गए? ये हमारे उदाहरण हमारे गुण संधि के हो गए। अब देखो एक अकेला उपसर्ग उप कितनी चीज़ों को आपकी तय कराता। इनमें में से कोई भी शब्द आपसे पूछा जाए तो आप कौन सा समास बताओगे? अव्ययी भाव। इन सब में, इन शब्दों पे अगर पूछा जाए तो कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हुई। इन शब्दों में पूछा गया तो कौन सी संधि हुई? गुण संधि हुई। इन शब्दों पे पूछा गया तो ये शब्द किस कोटि के हैं? संयोग कोटि के हैं। और ये सारे के सारे शब्द हमारे तत्सम हैं। अच्छा, तत्सम शब्द हैं क्यों? ये बात आपने तय की। तत्सम शब्द इस कारण से हैं चूंकि हम संस्कृत के उपसर्गों का अध्ययन कर रहे हैं, और जब संस्कृत के उपसर्गों का अध्ययन करेंगे तो इनसे बनने वाला कोई भी शब्द होगा तो तत्सम ही। तो ये तो आप निश्चित मानो, यदि उपसर्ग लगेगा तो शब्द की कोटि तो तत्सम ही बनेगी। केवल परिवर्तन कहाँ होगा? यदि वो उपसर्ग से संधि, समास, इन प्रश्नों को तय कराएगा तो आपको अलग अलग पहचान करनी होगी। एक आपने उपसर्ग पढ़ा, अगले उपसर्ग पे हम आ गए। अगला उपसर्ग हमारा होता अप। अप का अर्थ होता बुरा, अप का अर्थ होता अभाव, अप का अर्थ होता विपरीत, और अप माने रहित। ये तो इसके हमारे अर्थ तय हो गए। देखो किसी भी उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ होते हैं। ये अर्थ होते क्यों हैं? आप ये मानो किसी भी कोई भी उपसर्ग यदि किसी शब्द के पूर्व में जुड़ता है तो वो अलग अलग अर्थों को देने में सक्षम होता है। वही अप उपसर्ग मान के साथ जुड़ेगा तो अपमान बनेगा, अपघटन के साथ बनेगा तो अपघटन बनेगा, अलग अलग अर्थों को धारण करता है। और हमने आपको उपसर्ग के प्रारंभ में ही बताया था कि कोई भी शब्द के पूर्व में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हो सकता है, किंतु एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। तो ये बात आप दिमाग में ध्यान में रखना है आपको। इन बातों को आप नोट करते जाइए मेरे साथ। तो आपके लिए उपसर्ग की एक व्यवस्था जरूर लगती है, लेकिन ये आपको चार व्यवस्थाओं के साथ जोड़ता है। इसी कारण से उपसर्ग एक भाषा की वह व्यवस्था है जो आपको भाषा की पकड़ बड़ी मजबूत कराता है। छोटी छोटी सी बातें आपको भाषा पे बड़ी अच्छी पकड़ मजबूत करती हैं। इससे देखो इसकी तीन विशेषताएं निकल के आएंगी। एक तो इससे बनने वाला शब्द सदैव कौन सा शब्द होगा? इससे बनने वाला शब्द सदैव अव्ययी भाव होगा। इससे बनने वाला शब्द सदैव तत्सम होगा। तत्सम तो जरूर होगा क्योंकि वो संस्कृत का उपसर्ग आप पढ़ रहे हो। और इससे बनने वाला शब्द सदैव संयोग शब्द होगा। केवल तीन बातें आपको ध्यान रखनी। अव्ययी भाव समास होगा, तत्सम शब्द होगा और संयोग शब्द होगा। जैसे आप कोई सा भी इसका उदाहरण ले लो। हमने कहा अपमान, हमने कहा अपयश,
अपकार, अपघटन। आप देखो किसी भी उदाहरण पे आप देखोगे तो इन सब पे यदि आपसे समास पूछा जाए तो कौन सा समास बताओगे? अव्ययी भाव। इन सब पे सब तत्सम कैसे हैं, शब्द कैसे हैं? तत्सम सारे शब्द हैं। और आप देखो अब हम हटा लें तो मान पूरा शब्द है, अब हटा लें तो यश पूरा शब्द है, अब हटा लें तो कार पूरा शब्द है, अब हटाएं तो घटन पूरा शब्द है। आप किसी भी उपसर्ग को हटाने के बाद यदि बाद वाला शेष बचे हुए पद के अर्थ का परिवर्तन न हो तभी आप मानना कि मेरा उपसर्ग बिल्कुल सही निकल रहा है। आप अप शब्द को पहचान गए और मान अप रहित के अर्थ में आया। जहाँ इज्जत घटती है, जहाँ इज्जत का अभाव होता वहीं तो अपमान होता। अपयश बुरी कीर्ति के लिए कहा जाता। तो अर्थ भी तय है, हमारा समास भी तय है, हमारे शब्द की कोटि भी तय है और हमारे शब्द का प्रकार भी तय है। आप देखो ये संयोग भी हुआ, तत्सम भी हुआ और अव्ययी भाव भी हुआ। एक और अगला उपसर्ग जो हमारा आ रहा अप के बाद में एक उपसर्ग अपि है। ये आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अपि, आ पापे छोटी की मात्रा अपि। अपि माने निकट होता है। बहुत से लोगों के साथ में ये बात जरूर तय होगी कि ये उपसर्ग आपने पहली बार पढ़ा और इस उपसर्ग के आपको उदाहरण भी बड़े कम से मिलेंगे। आप अभी इन उपसर्गों को पढ़ते हो मेरे साथ में, अभी हम उदाहरण बता रहे हैं, लेकिन इससे बनने के बाद में शब्द आप किस तरीके से इनको एलोबरेट करोगे, कैसे इनकी व्याख्या करोगे, ये बातें भी अभी हम आपको बताएंगे। अब इसके भी तीन विशेषताएं। एक तो इससे बनने वाला शब्द कैसा होगा, किस समास की कोटि पे जाएगा, ये समास हमारा अव्ययी भाव तय होगा। ये शब्द हमारे संयोग शब्द बनेंगे और ये शब्द हमारे तत्सम शब्द बनेंगे। इनमें कोई संधि का कार्य बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके उदाहरण बड़े कम मिलेंगे। एक शब्द तो आप देखो अपिसार और एक शब्द आपका अपिमान। आप देखो सार माने मिलना होता है, सार माने ग्रहण करना होता है, मिलने के निकट अपिसार हुआ, और मान माने इज्जत होती है, इज्जत के निकट। आपको इन उदाहरणों से ये बात स्पष्ट नहीं होगी कि ये अपमान शब्द तो हमने साफ सुना है, अभिमान सुना है, स्वाभिमान सुना है, लेकिन अपिमान नहीं सुना। अपिमान होता क्या, इसको आप उदाहरण से बताओ। ये आपके मन में एक जरूर जिज्ञासा आ रही होगी। अभी हम इसको आपके ये उपमान, अपमान, अभिमान, स्वाभिमान, इन सबको एक जगह लिख करके अलग अलग आपको व्याख्या कर देंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। अभी आपको ये स्पष्ट है कि इज्जत के निकट की बात होगी तो हम कौन सा उपसर्ग बताएंगे, अपि उपसर्ग लगाएंगे। मिलने के निकट की बात होगी तो हम कौन सा उपसर्ग बताएंगे, अपि उपसर्ग बताएंगे। आपने तीन उपसर्गों का अध्ययन किया, एक उप का किया, एक अप का किया और एक अपि का किया। अगर इन दोनों शब्दों पे समास पूछेगा तो कौन सा समास बताओगे आप, अव्ययी भाव समास बताओगे। शब्दों की कोटि कौन सी बताओगे, संयोग बताओगे। और जो शब्दों का प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, तत्सम प्रकार है। हम एक और उपसर्ग का अध्ययन करें, इसके साथ में ही अप या अपि हो गया। अब हम अभि का भी अध्ययन करें, क्योंकि इससे एक उदाहरण जो निकल के आएगा वो आपको छोटे छोटे से प्रयोगों पे आपकी भाषागत पकड़ सही बनाएगा। एक उपसर्ग हमने लिखा अभि, आ भापे छोटी की मात्रा। अभि माने क्या होता, अभि माने होता सामने, अप माने होता समीप, अभि माने होता दोनों ओर। अब इससे बनने वाला शब्द कैसा होगा, किस समास पे जाएगा, इससे बनने वाला शब्द अव्ययी भाव पे जाएगा। इससे बनने वाली संधि कौन सी होगी, इससे बनने वाली संधि दीर्घ संधि होगी, इससे बनने वाली संधि यण संधि होगी, और इससे बनने वाला शब्द संयोग भी होगा, और इससे बनने वाले सारे शब्द हमारे तत्सम भी तय होंगे। देखो अब भी शब्द के अर्थ कितने निकल के आए, सामने, समीप, दोनों ओर। अब इससे समास कौन सा तय हुआ, अव्ययी भाव। अब इसे संधि कौन सी तय, एक तो दीर्घ संधि तय होगी, दूसरी यण संधि तय होगी। शब्द कौन कौन से बनेंगे, संयोग बनेगा और तत्सम बनेगा। पहले हम संयोग शब्दों की बात करें। हमने कहा अभिभावक। आप देखो अभिभावक, भावक शब्द से अगर अभि शब्द में भावक और अभि के मध्य पे कोई परिवर्तन हुआ क्या, ई और भा के बीच में कोई परिवर्तन दिख रहा, तो ये कैसा शब्द हुआ, संयोग शब्द हुआ। अभिवादन, अभिप्रेरणा, अर्थात ऐसे शब्द जिनके मध्य पे कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनको दोनों शब्दों को केवल संयुक्त करके लिख दिया जाता है, जोड़ कर दिया जाता है, उनको हम कौन से शब्द बोलेंगे, संयोग शब्द। हमने कहा अभियोग,
हमने कहा अभियुक्त। आप देखो मध्य पे कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये शब्द कौन कोटि के हो गए? संयोग कोटि के हो गए। संयोग का अर्थ है सम्यक रूप से जोड़ना। हमने दो शब्दों को केवल सम्यक रूप से जोड़ दिया तो वहाँ पर हमारे शब्दों की कोटि संयोग हो गई। इन सारे शब्दों पे अगर आपसे समास पूछा जाए तो आप कौन सा बताओगे? अव्ययीभाव बताओगे। ये सारे शब्दों की कोटि कौन सी? तत्सम भी तो हैं ये सारे शब्द। हमारे शब्दों के प्रकार 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये सारे शब्द हमारे तत्सम हुए। समास भी आपने तय कर लिया, अव्ययीभाव। आप देखो 2 चीज़ें आपने तय कर ली इन शब्दों पे। अब हमें दीर्घ और ऋण संधि की बात तय करनी। हमने कहा शब्द है अभीष्ट। आप देखो जहाँ पे शब्द पे हमको बड़ी ई मिलती वहीं से तो शब्द विच्छेद होगा। अगर बड़ी से इस शब्द को हम विच्छेद कर दें तो शब्द क्या बन टूटेगा? अभिधन इष्ट। आप देखो अभि माने सामने, सम्मुख, सामने, समीप और दोनों ओर, इष्ट माने चाहा हुआ। इससे छोटी निकली और इससे छोटी निकली, दोनों ने कौन सी ई बनाई? दोनों ने मिलाकर के बड़ी ई बनाई और शब्द बन गया अभीष्ट। अभीष्ट माने जिसको हम सर्वाधिक चाहते हैं उसको ही तो अभीष्ट बोलते हैं। इसी तरीके से एक और हम देख लें। हमने कहा अभीप्सा, इस पे भी तो वही संधि तय हो रही, दीर्घ संधि। हमने अभि धन इप्सा। इप्सा माने चाहा हुआ। अब आप देखो दोनों पे हमारी दीर्घ संधि तय हो गई। उपसर्ग पूछेगा तो हम अभी बताएंगे, संधि पूछेगा तो दीर्घ बताएंगे और समास पूछेगा तो कौन सा बताएंगे? अव्ययीभाव बताएंगे। और कुछ उदाहरणों की बात कर लें। अब हमें यण संधि के उदाहरणों की बात करनी। हमने कहा अभ्युदय। अभ्युदय पे यण संधि है और यण संधि आपने कैसे पहचानी? जिन लोगों ने, आप लोगों में से जिन किसी ने भी अभी संधि और समास के वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, आप उनको संधि और समास के वीडियो लिंक पे जाकर के जरूर देखिएगा। तो आपको ये छोटे छोटे से शब्द जो संधि और समास के जो हम रिलेट कर रहे हैं वो आपका अंतर खत्म हो जाएगा। आप निश्चित रूप से शब्द देखते ही कहोगे इस पे साथ दीर्घ संधि है, इस पे गुण है, इस पे यण है, इस पे आप या से पहले आधा अक्षर है, ये हमको यण संधि के लिए कहता। और इसको या से पहले आधे अक्षर पे ही या की मात्रा जाएगी। अगर हम इसका विच्छेद कर दें तो शब्द बनेगा अभिधन उदय। देखो आप अभी तक तो हमारा अभी उपसर्ग नहीं निकल रहा था, अब जब हमने इसको यण संधि से विच्छेद कर दिया तो इस पे उपसर्ग स्पष्ट रूप से निकल आया। हमने कहा अभ्यर्थी। अब हम अभ्यर्थी शब्द को तोड़ दें। देखो अभिधन अर्थी। अब हमारा अभी उपसर्ग निकल के आ रहा। इसी तरीके से हमने कह दिया अपमान ना। इसके इसी तरीके से एक और उदाहरण हो सकता है। हमने कहा अभ्युत्थान। इस पे भी यण संधि है, हमने इसका विच्छेद कर दिया, कहा अभिधन उत्थान। अब आप देखो इन शब्दों पे अगर आपसे पूछेगा तो आप उपसर्ग तो अभी बता दोगे, संधि पूछेगा तो कौन सी बताओगे? यण संधि बताओगे। आपसे शब्द पूछेगा तो कौन से शब्द हैं? ये तत्सम शब्द हैं। 3 चीजें आपकी इस उपसर्ग से तय होती। एक तो अभ्युदय, अभ्युत्थान, अभ्यर्थी। संधि बताएगा तो यण, समास पूछेगा तो अव्ययीभाव, उपसर्ग पूछेगा तो अभी। और शब्दों की कोटि कैसी है? शब्दों की कोटि हमारी तत्सम है। इस पे एक व्यंजन संधि भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? जरा व्यंजन संधि के भी एक आधे उदाहरण देख लो। जैसे हमने आपको व्यंजन संधि पे एक नियम बताया था, जब कभी छोटा आ बड़े आ को छोड़कर कोई भी स्वर यदि दंतव्य सा से योग करता था तो वह मूर्धन्य सा पे परिवर्तित हो जाता था। जैसे हमने कहा अभिधन शेख। आप देखो छोटी ई का योग दंतव्य सा से हुआ, ये मूर्धन्य सा पे बदल गया, शब्द क्या बन गया? अभिषेक। और आप देखते हो हमारे चैनल पे एक अभिषेक सर हैं जो साइंस पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं। यदि आप उनके वीडियो देखोगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको लगेगा कि हमने साहब साइंस पढ़ी है। तो आप निश्चित रूप से चैनल पे जाके जो हमारे वीडियो पढ़ रहे हैं अन्य अन्य विषयों के, उनको भी आप जरूर अध्ययन किया करिए। ये अभिधन शेख हुआ, मूर्धन्य सा बना। इस पर अगर संधि पूछेगा तो कौन सी संधि बताओगे? व्यंजन संधि बताओगे। और आपने उपसर्ग कौन सा है? अभी है। समास पूछा तो कौन सा है? अव्ययीभाव है। शब्द पूछा तो कौन सा है? तत्सम है। आज आपने 4 उपसर्गों का अध्ययन किया। एक तो उप किया, अप किया, अपि किया और अभी किया। अब आप देखो चारों के अंतर आपको स्पष्ट करें। ये तो उपसर्ग की हिंदी और हिंदी करने के बाद में उनके प्रयोगों की हमने बात करी, लेकिन इन प्रयोगों के बाद में भी यदि आपको व्यवहारिक प्रयोग करने हैं तो आप किस तरीके से इनको तय करोगे, इनकी भी बात हम तय करें। जैसे हमने आपको एक शब्द तो उपमान बताया, एक शब्द हमने आपको अपमान बताया।
अब आपको उपसर्गों के अर्थ से इनकी बात स्पष्ट हो जाएगी कि भाषागत प्रयोग किस तरीके से सटीक होते। और एक शब्द हमारा अभिमान हुआ। अब देखो आप इन चारों पे कैसे अंतर करोगे। देखो, मान माने सभी के, मान के माने होता है इज्जत, जिसकी चाहत सभी को होती है। आप सभी को इज्जत की चाहत है, हमें भी इज्जत की चाहत है। मान माने इज्जत है। उप माने हमने क्या बताया था, सामने समीप बताया था, अर्थात इज्जत के समीप, इज्जत के निकट। और जब आप उपमा अलंकार पढ़ोगे हमसे, तब हम उपमा अलंकार के 4 अंग बताएंगे। उपमेय, उपमान, साधारण शब्द, वाचक शब्द और संयोग, इस तरीके से 4 बताएंगे। तब हम उपमान और उपमेय को स्पष्ट कर देंगे। अर्थात ऐसा कोई वस्तु या पदार्थ जो समीपता को धारण करता है उसको हम उपमान बोलते हैं। जो इज्जत को धारण कर रहा है उसको हम उपमान बोला हमने। अपमान किसे बोला? अप का अर्थ हमने क्या बताया था, बुरा, अभाव और विपरीत। अर्थात जो इज्जत जहां पर खराब हो रही है, बिगड़ रही है, उसको हमने क्या बोला, अपमान बोला। अपिमान किसे बोला? जो इज्जत के निकट है, जिसको अभी इज्जत मिली नहीं है, वो अपिमानी हुआ। और अभिमान किसे? जिसको इज्जत मिल गई है वो अभिमानी हो गया। अब आप देखो चारों के अंतर अभी आपको स्पष्ट नहीं हो रहे होंगे। उपमान कौन है? जो इज्जत को पा चुका है, जिसके पास में इज्जत का भंडार है। हमको कोई पद मिल जाए, हमको किसी पद की चाहत है, यदि वो हमको पद मिल गया तो वो पद मेरे पास आ गया तो हम उपमानी हो गए। लोग हमारी उपमा देना शुरू करेंगे कि साहब ऐसी पढ़ाई करो कि हम उस पद तक हम पहुंच जाएं, ये उपमानी हो गए। अपमानी कौन है? हम उस इज्जत की सीढ़ियां हमने चढ़ी और उस परीक्षा, उस प्रोसेस पे हमारे 3 चरण हैं, प्री है, मेंस है और फिर इंटरव्यू है। हमने प्री निकाल दिया और मेंस नहीं निकाल पाए तो हम अपमानी हो गए। अब आपको अंतर स्पष्ट हो रहा? यहाँ पर हम पद पा चुके हैं और यहाँ पर हमने प्री निकालने के बाद बात खत्म हो गई हमारी, यहीं से हमने अपनी पिछली रास्ता चुन ली, तो ये अपमानी बन गए। और अभिमानी कौन है? जो इज्जत के निकट पहुंच गए। उन्होंने प्री दे दिया, मेंस दे दिया, लेकिन वो इंटरव्यू की उनकी दौड़ है, लोग उनसे सलाम करने लगे, लोग उनसे नमस्ते करने लगे, तो वो अभिमानी हो गए, अर्थात इज्जत के निकट हो गए। और अभिमानी कौन हो गए? जिन्हें वो पद मिला है, वो अभिमानी हो गए। आप देखना, अभी उपसर्ग जिनके आगे लगता है वो निश्चित रूप से अभिमानी हो जाते हैं। उन्हें लगता है ना साहब हमें तो सब कुछ आता है, अभिमानी हो गए। इसको और दूसरे तरीके से समझ लो, अपमानी और अभिमानी पे अंतर क्या हुआ। ये इज्जत के करीब पहुंचाता है। एक आप छोटा सा उदाहरण हम आपको दें, आप किसी भी सभा पे जाते हो, कोई बहुत विशिष्ट व्यक्ति की कोई सभा हो, उस सभा पे जब आप जाते हो तो उस सभा पे देखते हो कि पहले तो एक स्टेज बनी, एक मंच बना हुआ जिस पे विशिष्ट व्यक्ति बैठे, फिर उसके आगे की पंक्ति पे सबसे आगे सफ़ेद सोफे हैं जिस पे विशिष्ट पदाधिकारी लोग बैठे, फिर उसके आगे सोफा लगे और फिर आगे प्लास्टिक की कुर्सी लगी और उसके पीछे खड़े होने वाले लोग हैं। तो जो खड़े होने वाले लोग हैं वो अपमानी हैं, अर्थात उनको बैठने की भी जगह नहीं मिल रही, वो अपमानी हो गए। और जो आगे सफ़ेद सोफे पे बैठे हैं, जिनको अभी हो सकता है बुलाया जाए, तो वो अभिमानी हो गए। जो इज्जत के लिए ऊपर स्टेज तक पहुंचने में सक्षम है वो अभिमानी हो गए। और जो इज्जत मिल गई, ऊपर मंच पे पहुंच गए, वो कौन से हो गए? अभिमानी हो गए। अब आप तीनों पे अंतर स्पष्ट हुआ। ये साहब उपसर्गों का कमाल है कि किसी भी शब्द पे उपसर्गों के माध्यम से किस तरीके से एक शब्द के कई अर्थ तय होते हैं, ये उपसर्गों से हो सकता है। अब आप उप, अप, अपि और अभि का अंतर समझ गए होंगे। इसी के साथ हम अब इस आज की क्लास को उपसर्ग की विराम देते हैं, फिर आगे वीडियो पे भी उपसर्ग की क्लास चलेगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैक क्लासेस। धन्यवाद। Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper.